हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक का नाम क्या होगा उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जल्दी से जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारे टॉपिक चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, इसके अलावा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा और फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में हमने अध्ययन किया, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों वेग अर्थात लगने वाले समय के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। वेग अर्थात अपन कह सकते हैं लगने वाले समय के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो कितने प्रकार की होती हैं, ध्यान से देखिएगा। हम कह सकते हैं कि वेग, ध्यान देना, वेग अर्थात लगने वाले समय के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार। वेग अर्थात लगने वाले समय के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों वेग अर्थात लगने वाले समय के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। नंबर 1 होती है दोस्तों मंद अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? मंद अभिक्रिया, ठीक है ना। पहली कौन सी पढ़ेंगे हम? मंद अभिक्रिया, जिसको हम स्लो रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लो रिएक्शन, ठीक है ना। और दूसरी होती है दोस्तों तीव्र अभिक्रिया। कौन सी होती है? तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया। और तीव्र अभिक्रिया को हम फास्ट रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फास्ट रिएक्शन। तो इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं वेग अर्थात लगने वाले समय के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है मंद अभिक्रिया और दूसरी होती है तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। इन दोनों के बारे में दोस्तों हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मंद अभिक्रिया के बारे में। कौन सी अभिक्रिया? मंद अभिक्रिया, ठीक है ना। तो पहली अभिक्रिया हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों मंद अभिक्रिया, ठीक है। पहले अभिक्रिया पढ़ते हैं मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। और मंद अभिक्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, किसे कहते हैं मंद अभिक्रिया? समझो ध्यान से। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, ध्यान से सुनना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में घंटे, दिन, महीनों या सालों का समय लग जाता है। वापस सुनेगा दोस्तों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में घंटे, दिन, महीनों या सालों का समय लग जाता है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? मंद अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, लोहे पर जंग लगना। किस पर? लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब देखो दोस्तों, लोहे पर जब जंग लगती है तो ये एक दो दिन में नहीं लग जाती है। इसको लोहे पर जंग लगने में बहुत टाइम लगता है ना, सालों का समय लग सकता है। तो ये जो रिएक्शन होगी दोस्तों, ये एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण होगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन भी हम लिखते हैं। देखो एक बात तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको कि जब जंग लगती है तो लोहे पर जंग कब लगेगी? जब वो वायु और नमी के संपर्क में आती है। अरे जब लोहा वायु और नमी के संपर्क में आएगा तब जाकर के उस पर जंग लगती है, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन लिख रहे हैं हम। जैसे हमारे पास आयरन है, फोर अपन कह सकते हैं, इसको मैं साथ के साथ संतुलित कर रहा हूँ। 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2, ठीक है ना। 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O। और रिएक्शन होगी दोस्तों यहाँ पर। अब जब इन दोनों के बीच, इनके बीच रिएक्शन होगी तीनों के बदले में, तो हमारे पास बनेगा 2Fe2O3.3H2, ठीक है ना। तो यानी कि ये हम कह सकते हैं इस पर लोहे पर क्या लग चुकी है? जंग लग चुकी है। तो और इसको हम हिंदी में बोलेंगे दोस्तों आयरन थर्ड ऑक्साइड। ध्यान देना, आयरन थर्ड ऑक्साइड ट्राईहाइड्रेट, है ना, ट्राईहाइड्रेट बोलते हैं। आयरन थर्ड ऑक्साइड ट्राईहाइड्रेट हम इसको बोलेंगे। यानी देखो ये हमारे पास आयरन है दोस्तों, क्या है?
आयरन। अब जब लोहा वायु और नमी के संपर्क में आएगा तो उस पर क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। तो ये जो अभिक्रिया होगी दोस्तों, ये एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण होगा। बात समझ रहे हो? तो हम कह सकते हैं मंद अभिक्रिया के लिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में घंटे, दिन या महीनों या सालों का समय लग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। और एक बात और यहाँ पर समझिए, जो मंद अभिक्रिया दोस्तों होती है इसको हम आणविक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहेंगे, आणविक अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया को दोस्तों आणविक अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि आणविक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो मंद अभिक्रिया को ही कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अणुओं के मध्य संपन्न होती है। किसके मध्य, अणुओं के मध्य संपन्न होती है, इसलिए इसे हम आणविक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, आई होप आपको मंद अभिक्रिया समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे तीव्र अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, तीव्र अभिक्रिया के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान देना दोस्तों, तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया। और तीव्र अभिक्रिया को दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है फास्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शन, ठीक है ना, तीव्र अभिक्रिया। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा दोस्तों, किसे कहते हैं फास्ट रिएक्शन या तीव्र अभिक्रिया। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर, ध्यान सुनना, साथ के साथ लिखते भी जाइएगा दोस्तों ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर शीघ्र ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जैसे ही हम अभिकारकों को मिलाएंगे तुरंत ही क्या बन जाएंगे, उत्पाद बन जाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया। एक बार वापस सुनेगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर, किसको मिलाने पर, अभिकारकों को मिलाने पर शीघ्र ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य क्रिया होती है, तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य जो क्रिया होती है बहुत ही तीव्र गति से होती है, और ये 10⁻⁻10 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। तो लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान देना, प्रबल अम्ल, ध्यान देना, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य क्रिया 10⁻⁻10 सेकंड में ही पूर्ण हो जाती है, ठीक है ना। यानी जब भी हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य क्रिया करवाएंगे दोस्तों, ये बहुत तीव्र गति से होती है, और कितना टाइम लेती है, मात्र 10⁻⁻10 सेकंड लेती है, ठीक है। तो ये बहुत ही तीव्र गति से होती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य क्रिया कितने समय में कंप्लीट हो जाती है, तो 10⁻⁻10 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। तो वो एक बहुत ही कम टाइम है दोस्तों, ठीक है। इसकी रिएक्शन भी हम लिख लेते हैं, यानी कि हमारे पास प्रबल अम्ल HCl है, इसकी क्रिया NaOH से करवाएंगे, तो जैसे ही हमने इसको डाला तो तुरंत बन जाएगा NaCl + H2O। तो ये जो अभिक्रिया है दोस्तों बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है। तो और ये अपन कैसे तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं दोस्तों, एक और एग्जाम्पल, यानी कि हमारे पास दोस्तों सिल्वर क्लोराइड है ना। जब सिल्वर क्लोराइड की जो अभिक्रिया है, यहाँ पर कह सकते हैं जब सिल्वर नाइट्रेट है ना, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 में HCl मिलाने पर यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर क्या बनेगा दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट में जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl बनेगा। क्या बनेगा, AgCl बन जाएगा। कैसे बनता है, ध्यान देना, यानी कि AgNO3 हमारे पास क्या है दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट है, हमने इसमें मिलाया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया, यहाँ पर बनेगा AgCl प्लस यहाँ पर HNO3 बनेगा, ठीक है। तो यानी कि हम कहेंगे ये अभिक्रिया भी तीव्र गति से संपन्न होती है, इसलिए ये भी क्या है, फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो हमने देखा कि पहला प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य क्रिया एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट में अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देता है तो सिल्वर क्लोराइड बनता है, तो ये भी एक फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखें फास्ट रिएक्शन का यानी तीव्र अभिक्रिया का, क्या है, आपने सुना होगा पौधों में, है ना, पौधों में
पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये भी एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। संश्लेषण की क्रिया, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये भी एक तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आ जाता है कि तीव्र अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल बताइए, तो इसको भी हम लिख सकते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है ना। अब ये जो अभिक्रिया है दोस्तों, यह अभिक्रिया अपन कह सकते हैं बहुत ही तीव्र गति से होती है, और इस अपन कह सकते हैं यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, यार समझना नया वर्ड आया है, अभी समझाता हूं मैं इसके बारे में। अर्ध आयुकाल 10⁻12 सेकंड होता है। यानी कि जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है बहुत ही तीव्र गति से होती है, और इसका जो अर्ध आयुकाल होता है उसे हम कहते हैं दोस्तों, अर्ध आयुकाल होता है वो कितना होता है 10⁻12 सेकंड होता है। ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड आया दोस्तों अर्ध आयुकाल, क्या है अर्ध आयुकाल। अब किसे कहते हैं अर्ध आयुकाल, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक आदमी है जिसका जन्म आज हुआ है, अब वो 100 साल तक जीवित रहने वाला है। अब जरूर नहीं कि रहे या नहीं रहे, लेकिन हम मानते हैं कि एक आदमी ने आज जन्म लिया है और वो 100 साल तक जीवित रहने वाला है। जब उसकी उम्र 50 साल हो जाएगी, तो उसका जो अर्ध आयु काल होगा दोस्तों कितना होगा 50 साल। बात समझ रहे हो, यानी कि उसको आज से और 50 साल जाने में कितना टाइम लगा 50 साल, उसका जो अर्ध आयु काल होगा 50 साल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अभिकारकों की आधी मात्रा को, ध्यान सुनना, अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय ही क्या कहलाता है अर्ध आयुकाल कहलाता है। वापस सुनेगा, मैं लिख भी देता हूं इसको। अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान समझेगा। अर्ध आयुकाल जब आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तब वहां पर और भी अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। ठीक है। अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, तो मैं लिख देता हूं अभिकारकों की आधी मात्रा को, अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में, है ना, किसमें उत्पाद में बदलने में लगा समय क्या कहलाएगा अर्ध आयुकाल कहलाता है। क्या कहलाता है अर्ध आयुकाल कहलाता है। बात समझ रहे हो, यानी कि अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में जो समय लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसी को हम अर्ध आयुकाल कहेंगे। ठीक है ना, अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक और बात के बारे में जानना चाहेंगे दोस्तों, जो तीव्र अभिक्रिया है इसको हम तीव्र अभिक्रिया को दोस्तों आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। तीव्र अभिक्रिया को क्या कहते हैं आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। हमने जो मंद अभिक्रिया थे उसको हमने क्या बोला था आणविक अभिक्रिया, जबकि जो तीव्र अभिक्रिया होगी उसको हम आयनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। क्योंकि ये आयनों के मध्य संपन्न होती है। किसके मध्य संपन्न होती है, आयनों के मध्य संपन्न होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। ध्यान समझना, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा, कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, उत्क्रमणीय, है ना, ध्यान देना, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। किसे कहते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम इसमें भी बात करेंगे, सबसे पहले दोस्तों उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में हम बात करने वाले हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ रहे हो, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। ध्यान समझना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में भी पूछी जाती है। ठीक है ना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, सुनना ध्यान से। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। यानी कि पहले क्या होगा कि अभिकारक क्रिया करके क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। ठीक है। वापस सुनना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तथा उसी समय, ध्यान देना,
तथा उसी समय उत्पाद क्रिया करके अभिकारकों का निर्माण करते हैं। यानी कि पहले क्या होगा, अभिकारक क्रिया करेंगे और उत्पाद बनाएंगे, और बाद में क्या होगा कि जैसे अभिकारकों से उत्पाद बनेंगे फिर से उत्पाद क्रिया करेंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, अभिकारकों का निर्माण कर लेंगे। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ध्यान सुनना वापस से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तथा उसी समय उत्पाद क्रिया करके दोस्तों अभिकारकों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना। जैसे हमारे पास ए और बी दो यौगिक है दोस्तों, ठीक है। अब ये अभिक्रिया कर रहे हैं और बना रहे हैं सी और डी। इसका निर्माण कर रहे हैं, सी और डी का निर्माण करेंगे, लेकिन जैसे सी और डी बनता है तो वापस से ये अभिक्रिया करेंगे सी और डी, और वापस से क्या बना लेंगे, ए और बी बना लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों दिशाओं में दो, यानी अग्र दिशा और पश्च दिशा, यानी पश्च दिशा को हम बोलते हैं दोस्तों प्रदीप दिशा भी बोलते हैं ना, प्रदीप दिशा। यानी कि ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है ये अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर और एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं, जैसे N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 जब ये क्रिया करेंगे दोस्तों तो बनाएंगे NH3, अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। लेकिन ये अमोनिया वापस से विघटित हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर 2 लगाते हैं और यहाँ पर 3 लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस क्रिया करके अमोनिया गैस बनाने वाला, तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको हम लिख सकते हैं, जब भी पूछा जाए कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाए तो ये उदाहरण अपन यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा रक्त में, ध्यान देना, रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा, किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन द्वारा, रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा O2 व CO2 का वहन, O2 व CO2 का वहन। यानी कि देखो दोस्तों हमारे शरीर में क्या होता है ना कि ऑक्सीजन को अंदर ले जाया जाता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। किसके द्वारा, रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के द्वारा यह प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं ये प्रक्रिया भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। ठीक है, तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसे कहते हैं, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहेंगे, ध्यान सुनना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते तथा उसी समय उत्पाद क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, अभिकारकों का निर्माण करेंगे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये हमने उदाहरण समझे इसके, अब मैं बात करूंगा इसके कुछ पॉइंटों की। ठीक है ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया पहली बात तो दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है ना, अपन कह सकते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। आपने देखा होगा दोनों दिशाओं में क्या होती है, संपन्न होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, यानी अग्र दिशा में भी और पश्चिम दिशा में भी, दोनों दिशाओं में उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अगला यहाँ पर एक और बात हमें इससे समझ में आती है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है इसमें कभी भी अभिकारकों की मात्रा शून्य नहीं हो सकती है, कभी भी अभिकारकों की मात्रा शून्य नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें इस अभिक्रिया में कभी भी अभिकारकों की मात्रा, किसकी मात्रा, अभिकारकों की मात्रा शून्य नहीं हो सकती है ना, मात्रा शून्य नहीं हो सकती, हो सकती है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है दोस्तों इसमें कभी भी अभिकारक मात्रा शून्य नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि मुझे बताइए अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं और फिर से उत्पाद क्रिया करके अभिकारक बना रहे हैं, तो अभिकारक यहाँ पर की जो मात्रा होगी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, और भी हम यहाँ पर समझे इसको दोस्तों तीर के चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार से इसको तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जब भी संपन्न होती है तो उसको इस प्रकार के तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में जो भी चीजें बताई गई वो समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दोस्तों अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। इसके बारे में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान देना दोस्तों,
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो हम बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ध्यान, इसको हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं ना। इरिवर्सिबल रिएक्शन इसको दोस्तों बोला जाता है, ठीक है ना। इरिवर्सिबल रिएक्शन इसको बोला जाता है अंग्रेजी में, या हम हिंदी में बोल सकते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो दोस्तों क्या होती है, किसे कहते हैं? ध्यान सुनना इसकी डेफिनेशन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाएगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है ना। यानी अभिकारक क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? उत्पादों का निर्माण करेंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान देना, जैसे समझने की कोशिश करना, ए और बी क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? यहाँ पर सी का निर्माण कर लेंगे, यानी सी प्लस डी का निर्माण कर लेंगे, ठीक है ना। ए और बी क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? सी प्लस डी, या अपन कह सकते हैं सी का निर्माण करेंगे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पादों का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे दोस्तों। इसी के अलावा यहाँ पर डी भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि डी नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पादों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाएगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कोयले का दहन। किसका दहन? कोयले का दहन। अब कोयले का जब दहन होगा, ध्यान समझना, कोयले का दहन, तो यानी कि C+O2 क्या बनेगा? CO2। अब मुझे बताइए, ये अभिक्रिया जो है ये दोस्तों एक ही दिशा में संपन्न हो रही है। कौन सी दिशा में? एक ही दिशा में संपन्न होती है, यानी जो अपन कह सकते हैं इसके लिए कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है। और भी समझते हैं यहाँ पर मेथेन का दहन, यानी कि CH4+O2, तो यहाँ पर होगा दोस्तों CO2+H2। बात समझ रहे हो? तो ये अभिक्रिया जो है ये भी एक ही दिशा में संपन्न हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें अभिकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाएगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी। और एक और सबसे बड़ी बात, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अभिकारों की मात्रा अभिकारों की जो मात्रा होगी धीरे धीरे घटती जाती है, जबकि उत्पादों की मात्रा जो होगी वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो एक समय ऐसा आता है जब अभिकारों की मात्रा 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको बात समझ आई होगी। तो दोस्तों मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहूँगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाएगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसको हम समझ सकते हैं कि A+ 2 यौगिक है, ए और बी क्रिया करके सी और डी यानी कि सी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो अब अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाएंगे, लेकिन ध्यान देना उत्पाद क्रिया करके यहाँ पर अभिकारक का निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है। और भी एग्जाम्पल के द्वारा हमने यहाँ पर समझा, जैसे कोयले का जब दहन होता है तो C+O2 क्रिया करेंगे और CO2 यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा मेथेन का दहन CH4+O2 रिएक्शन होगी CO2+H2, तो ये भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन आ जाता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसके देगा? एक उदाहरण द्वारा समझाइए, तो इनमें से अपन कोई सा भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो बातें थी वो हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो पहली बात तो यहाँ पर है, पहली बात हो कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है, यानी जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी वो एक ही दिशा में संपन्न होगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर है, इसमें अभिकारकों की सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाती है तथा उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है, यानी कि अभिकारों की सांद्रता जो होगी दोस्तों वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और जो उत्पाद की सांद्रता होगी वो धीरे धीरे
बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा जब अभिकारों की सांद्रता पूरी रूप से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर इस अभिक्रिया को हम एक साइड पे तीर के चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, यानी इस प्रकार इसको दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।